साथियों एलटी ग्रेड की प्रारंभिक परीक्षा में अब केवल 20 से 25 दिन बचा हुआ है और अगर हम लोग जीएस की बात करें तो 30 क्वेश्चन जीएस से आने हैं और ये 60 नंबर का है। तो ऐसे में अंतिम दिनों में आपकी जीएस को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए ताकि आप कम से कम चीजों को पढ़ें और अधिक से अधिक क्वेश्चंस को आप सही कर सकें। साथियों अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जिनसे आप मिनिमम 15 क्वेश्चंस और मैक्सिमम आप 20 से 22 क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये एलटी ग्रेड का जीएस का सिलेबस है और ये जो आप देख पा रहे हैं ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है जो जीएस के अंतर्गत पूछा गया था 30 क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं। मैं आपको इनका सोर्स बताऊंगा कि ये क्वेश्चन पूछे कहाँ से गए हैं और अगर आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना है तो आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। और जीएस में साथियों आपका ये प्रयास होना चाहिए कि आप 18 से 20 क्वेश्चन मिनिमम सही कर पाएं और बहुत ही कम चीजों को पढ़कर, क्योंकि अभी समय 20 से 25 दिन का ही बचा है और जिनकी परीक्षा जनवरी में है उनके लिए अच्छा रहेगा कि अगर आप लोग अभी से ये चीजें फॉलो करते हो, क्योंकि देखिए लास्ट के टाइम पे अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है और जीएस का भी जो है बर्डन होता है, तो तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। साथियों हम लोग बात करेंगे अपनी इस वीडियो पे यही जो है किस तरीके से आपको पढ़ना है। मेरा नाम है नीलेश शुक्ला और मैं वर्तमान में टीजीटी सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में कार्यरत हूँ। तो साथियों चलिए हम लोग बात करते हैं ये विषय जो है, ये सिलेबस आप देख रहे हैं ये एलटी ग्रेड का प्रारंभिक परीक्षा का जीएस का सिलेबस है जो 30 नंबर का साथियों पूछा जाएगा और इसमें हमारा टारगेट ये होना है कि हमें 20 क्वेश्चंस को या 20 प्लस क्वेश्चंस को हमें सही करना है। अब कुछ चीजें साथियों मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि कुछ चीजें आप कैसे जो है आसानी से देखकर और चीजों को समझ के बहुत ही कम समय में बहुत ही कम चीजों को पढ़कर आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। देखिए जैसे आपने ये देखा कि पॉलिटी के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि ये पंचायती राज टॉपिक है और ये साथियों आप देख रहे हैं कि ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आप देख रहे हैं ये जनसंख्या का टॉपिक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ साथियों, ये आप देखिए पंचायती राज से एक ये क्वेश्चन पूछा गया आप देख सकते हैं और एक पंचायती राज से ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं ये पूछा गया। भारत में स्थानीय स्वशासन जो होता है इसके जनक कौन है, तो आप देख सकते हैं इसके जनक तो लॉर्ड रिपन है और ये क्वेश्चन साथियों मॉडर्न हिस्ट्री का नहीं है, ये क्वेश्चन पंचायती राज से ही संबंधित है क्योंकि पंचायती राज को ही स्थानीय स्वशासन हम कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आपने ये देखा, एक क्वेश्चन आप ये देखिए कि हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है। तो ये भी देख सकते हैं साथियों ये 9वां भाग है। तो ये जो भी क्वेश्चन है साथियों ये सिलेबस से ही है और सिलेबस के बाहर से नहीं है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये सभी क्वेश्चन जो हैं इसी बुक से ही पूछे गए हैं, मतलब ये जो पूर्वावलोकन की किताब है। और चूंकि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप इस पूर्वावलोकन को बहुत ही कम समय में और बिना खरीदे हुए कैसे तैयार कर सकते हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कुछ चीजें साथियों मैं आपको और दिखा देता हूँ। जैसे आपने जनसंख्या का टॉपिक दिखा तो जनसंख्या में देखिए आपको एक क्वेश्चन ये दिख गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना जनसंख्या का ह्रास जो है अभिलिखित होता है, मतलब जनसंख्या कम हुई थी। तो इसका आंसर तो नागालैंड हो जाएगा, इसका जो है पार्ट ये भाग 9 हो जाएगा। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं निम्नलिखित जो है जनगणना वर्षों में किसे जो है भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है, तो ये 1921 है। और ये सभी साथियों जो भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं। यूपी पीसीएस जो प्रीलिम्स होता है प्री का एग्जाम उसमें पूछे गए हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपको साथियों इस पुस्तक में मिल भी जाएंगे और आपको कैसे सॉल्व करना है उस पर हम लोग अभी बात करेंगे। और एक साथियों आप क्वेश्चन ये देख रहे हैं कि आपने 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखा जनगणना से रिलेटेड, एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखा देता हूँ मैंने यहाँ पर लिया, ये भी जनगणना से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो क्वेश्चन बहुत ही टफ है, मतलब अब जनसंख्या को हम कितना डीपली पढ़ सकते हैं, मेनली हम जो है जनगणना के बारे में पढ़ते हैं कहाँ की क्या जनसंख्या है और जो है क्या जनसंख्या अनुपात है, लेकिन ये तो बहुत ही कठिन क्वेश्चन हो गया जनसंख्या का। तो साथियों ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है और ये पूछा गया था 2017 में। ये क्वेश्चन है आरओ का, ये आरओ का क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर जो है जन नियंत्रण होगा। तो ये क्वेश्चन साथियों अगर आपको पता हो कि ये पीवाईक्यू है और आपको पता है कि एलटी का पेपर जो है 2018 में होता है, ये 2017 का पेपर है, तो अगर साथियों अगर आपको ये पता हो कि ये पीवाईक्यू है और अगर आपने इसे सॉल्व किया है तब तो ये कितना ही कठिन क्वेश्चन हो ये बिल्कुल भी कठिन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यही सेम क्वेश्चन आया भी था साथियों। और हम लोग कुछ और प्रश्नों पे बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको 2 टॉपिक दिखाया और मैंने आपको बताया कि 2 टॉपिक से ही आपको लगभग 5 क्वेश्चन मिल गए। अब हमारी रणनीति साथियों ये होनी चाहिए कि इसमें देखो पढ़ने को तो भारत का इतिहास भी दे दिया है, तो क्या हम एंसेंट पूरा पढ़ें, मिडवल पूरा पढ़ें,
और जो है आधुनिक को भी पढ़ें और फिर अलग से जो है राष्ट्रीय आंदोलन को भी पढ़ें, तो ये हम लोग नहीं कर पाएंगे साथियों, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तो कोशिश हमें ये करना है कि हम केवल राष्ट्रीय आंदोलन को तो जरूर पढ़ लें, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और बाकी के इतिहास से भी जो है 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये तो साथियों इसको तैयार करने में हमें ज्यादा समय देना पड़ेगा, जबकि इसको तैयार करने में हमें बहुत कम समय देना पड़ेगा। अगर आप लूसेंट साथियों जो है लूसेंट से लगभग 1905 से लेकर 1947 की घटनाओं को भी अगर पढ़ लेते हैं आप ना, मतलब बंगाल विभाजन से भारत की स्वतंत्रता तक, वहीं से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मतलब इसमें आपको बहुत ज्यादा जो है परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 10-12 पेज आप जो है लूसेंट का पढ़ेंगे और आपका काम बन जाएगा यहाँ से। तो ऐसी साथियों हमारी रणनीति होनी चाहिए किन किन टॉपिक्स को हम छोड़ सकते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ, मैंने एंसेंट हिस्ट्री का भी लिया है। तो अब देखिए एंसेंट हिस्ट्री में केवल ये पूछ लेता कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था, तो बहुत ही आसान होता, लेकिन इसने अर्थशास्त्र के संदर्भ में पूछ लिया है कि कौन सा कथन सही है। तो ऐसे में इस प्रश्न को आप बहुत ही जो है आसान नहीं कह सकते, हालांकि आसान है पर इसे आप जो है बहुत आसान नहीं कह सकते। मैं तो एसएसटी का विद्यार्थी रहा हूं, तो मेरे लिए तो ये आसान है, लेकिन आप इसे आसान नहीं कह सकते अगर आपने जो है मौर्य काल को नहीं समझा है, चाणक्य को नहीं समझा है, अर्थशास्त्र के बारे में आपने नहीं जानकारी इकट्ठा करी है, तो ये प्रश्न आपके लिए कठिन हो सकता है साथियों। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था जो वैदिक सभ्यता से था, वो भी प्रश्न बहुत ही कठिन स्तर का था, वो तो प्रश्न जो है मुझे भी नहीं आ रहा था, जबकि इतिहास मेरा विषय है। तो ऐसे में साथियों एंसेंट और मिडवल आप इन 2 चीजों को छोड़ सकते हो, और अगर आपका बहुत मन करे तो आप मौर्य साम्राज्य पढ़ लेना, इससे ज्यादा आप कुछ मत पढ़ना एंसेंट के अंतर्गत, क्योंकि मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये चीजें हो गई साथियों। और अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में आप देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स को अलग से मेंशन किया गया है, मतलब इसमें खेलकूद के प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। मतलब यहाँ पर लिखा है भी सम्मिलित होंगे, लेकिन यहाँ पे सम्मिलित कर लिया है 2018 में, आप देख सकते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता। तो ये साथियों उस समय पे जो भी विजेता रही हो, तो ये आप देख सकते हैं कि खेल को यहाँ पर लिखा है केवल कि खेलकूद से प्रश्न सम्मिलित रहेंगे, लेकिन प्रश्न यहाँ से जरूर पूछ लिया है। तो अगर आप लोग करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, तो कम से कम आपको स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स जरूर तैयार कर लेना है। कुछ और भी टॉपिक्स हैं, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ और उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं कि विश्व प्रेस सूचकांक जो है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत का 2018 में क्या रैंक था, अभी क्या रैंक है, ये आप लोग कमेंट करके बताओगे मुझे। और ये 2018 का पूछा गया था। और ये आप यहाँ पर देख सकते हो साथियों, ये जो एग्जाम है ये देख सकते हैं आप, सैन्य अभ्यास विजय प्रहार, ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं। जैसे आपका जो है इंडेक्स से रिलेटेड चीजें आप पढ़ लेना है, जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं जैसे युद्धाभ्यास वगैरह, उसको आपको जो है अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको स्पोर्ट्स जितने भी हुए हैं, स्पोर्ट्स इवेंट, जिसे मान लीजिए किसी को कोई पुरस्कार मिला हो, किसी ने किसमें कौन सा मेडल जीता, ये क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं साथियों, और भारत के संदर्भ में ही पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों को भी आपको ध्यान रखना है, करंट अफेयर्स के अंतर्गत यही टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स आपको ऐसे तैयार करनी है। करंट अफेयर्स में साथियों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी का भी करंट अफेयर्स पढ़िए, लेकिन आप मंथली वीडियो देखिएगा, और मोस्टली आप जो है लगभग पिछले 8 महीने का करंट अफेयर्स ही देखिएगा, इससे ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं देखना है। और जो चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि खेलकूद आपको देख लेना है, मतलब जो स्पोर्ट्स की चीजें हैं, और भी बाकी जो मैंने आपको दिखाया इंडेक्स वगैरह, वो आपको तैयार करना है। और बाकी चीजें साथियों अगर हम लोग बात करें, देखिए जो विज्ञान का टॉपिक है, विज्ञान से बहुत कठिन प्रश्न नहीं आया था पिछली बार, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता जो है तापक्रम के साथ बढ़ती है। तो ये क्वेश्चन साथियों बहुत कठिन नहीं है, अगर आप लोग पीसीएस वगैरह देते आए हैं तो ये प्रश्न उसी स्तर का है, मतलब बहुत ही कठिन आप इसे नहीं कह सकते हो। लेकिन ये भी है साथियों कि अगर आपने विज्ञान नहीं पढ़ा है तो अब आपको शुरुआत नहीं करनी है विज्ञान पढ़ने की, क्योंकि विज्ञान बहुत बड़ा टॉपिक है, और अगर आपने नहीं अभी तक नहीं जो है स्टडी किया, जैसे अगर आपने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी है तब तो आपको पढ़ना ही नहीं है, लेकिन अगर आपने विज्ञान नहीं तैयार किया तो आप विज्ञान को जो है स्किप कर सकते हो, इसको आप छोड़ दीजिएगा, और आप मैथ को भी स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये 2 टॉपिक कम समय में नहीं तैयार हो सकते। बाकी चीजें आप पढ़ सकते हो, आप जो है पॉलिटी को पढ़ सकते हो कम समय में। देखिए पॉलिटी वगैरह का फायदा क्या है ना, जैसे अगर आपने राष्ट्रपति को पढ़ लिया तो आपको राज्यपाल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साथियों बहुत ही अच्छा है कि मतलब जैसे आपने मुख्यमंत्री को पढ़ लिया
तो आपको जो है आपको प्रधानमंत्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चीजें और पैटर्न वही है, मतलब चीजें सब कुछ जो है वैसे ही चलती हैं। तो पॉलिटी कॉन्सेप्ट बेस है। जैसे आप यहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चन देख सकते हो कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व जो है सूचना देनी होती है, तो ये 14 दिन होता है। तो ये क्वेश्चन साथियों चाहे वो राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, मतलब चीजों पे सेम लागू होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप पॉलिटी पढ़ लेते हो, मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ लेते हो, और कुछ जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, अगर आप इन टॉपिक्स को ही पढ़ लेते हो, तो कम से कम साथियों 12-15 क्वेश्चन तो आपके यहीं से मिल जाने हैं। मतलब आपको अलग कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ मैं पॉलिटी के और भी क्वेश्चंस लिए आप देख सकते हैं कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो ये भी 2018 का ही आया हुआ क्वेश्चन है। और ये सभी जो भी क्वेश्चन है साथियों आपको इस पुस्तक में मिल जाएंगे। ये जो आप किताब देख रहे हैं पूर्वावलोकन घटना चक्र की आती है और ये राज्य व्यवस्था की है, तो आपको इसमें ये क्वेश्चन साथियों मिल जाएंगे। और अब हम लोग बात कर लेते हैं भूगोल के अंतर्गत। तो भूगोल में साथियों देखिए क्या है कि भूगोल का टॉपिक तो बहुत बड़ा है, और भूगोल में देखिए भौतिक भूगोल आ जाता है, सामाजिक भूगोल भी है और आर्थिक भूगोल भी है इसमें। लेकिन यहाँ पे साथियों मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप भौतिक भूगोल जरूर एक बार देख सकते हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत पर्वत आ जाते हैं, नदी, पहाड़, मतलब जो भी चीजें भौतिक चीजें आपको दिखती हैं वो सभी भौतिक भूगोल में आ जाता है। और एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हाँ ये पूछा गया था कि कौन सी नदी जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। तो ऑस्ट्रेलिया में इसमें देखिए ऑरेंज जो रिवर है ये अफ्रीका की नदी है, ये दक्षिण अफ्रीका के आसपास बहती है, तो ये अफ्रीकी रिवर है, तो ये जो है नहीं बहती है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। तो ये भी क्वेश्चन लगभग ऐसे क्वेश्चन साथियों आए हुए हैं एग्जाम में, जो यूपी पीसीएस है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भूगोल की किताब आपको दिख रही होगी। तो इसमें ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब इस पैटर्न पे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं कि कौन सी नदी कहाँ बहती है, किस महाद्वीप में बहती है, किस देश में बहती है। तो ये पीसीएस का पैटर्न ही है और आपको इसी पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे देखिए आपको कुछ यूपी जीके की भी चीजें देखने को मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो दुधवा नेशनल पार्क है ये किस राज्य में है, मतलब यहाँ पे इसे कितना आसान बना दिया गया, राज्य पूछा गया, जिला भी नहीं पूछा। तो ऐसे क्वेश्चन साथियों अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप गेस भी लगा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हर हमेशा सही होगा, लेकिन जैसे अगर यूपी का एग्जाम है तो अगर ऑप्शन में यूपी है तो आप लगा देते हो तो 80% संभावना रहती है कि वही ऑप्शन सही होगा। पर ये हर हमेशा नहीं जो है लागू होगा। अगर आपने जो है अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा, अगर आपको तुक्का लगाना है तब के कंडीशन में कि आप ऐसे लगा सकते हो, बाकी आप तुक्का ना लगाएं तो ही बेहतर है, क्योंकि आपको पता है कि 0.66 की निगेटिव मार्किंग है और जो कि बहुत ही खतरनाक है। और भी साथियों कुछ प्रश्न हैं, मेरे ख्याल से लगभग मैंने सभी प्रश्नों को कवर कर लिया है। और देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको ये जो किताबें हैं जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि ये जो किताबें हैं आपको ये कहाँ से मिल जाएंगी और कहाँ से आप इनको कम समय में लगा सकते हो। देखिए आपको क्या करना है, सिंपली यूट्यूब पे आपको सर्च करना है घटनाचक्र पूर्वावलोकन सीरीज। अगर आप लोग घटनाचक्र पूर्वावलोकन सीरीज सर्च करते हो तो ये आपको जो है इसकी कई लोग जो है वीडियोस अपलोड किए हुए हैं और लगभग सभी टॉपिक्स के हैं, मतलब भूगोल भी मिल जाएगा आपको पॉलिटी भी मिल जाएगा, हिस्ट्री भी मिल जाएगा, हिस्ट्री के अंतर्गत आपको स्पेशली जो है मॉडर्न हिस्ट्री मिल जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन मिल जाएगा। तो वो वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा, मुश्किल से 1-2 घंटे या 3 घंटे का वीडियो होगा और आपका 1-2 घंटे 3 घंटे में लगभग एक विषय तैयार होता चला जाएगा। मतलब देखिए होता क्या है कि अगर आप प्रश्नों को लगाए रहते हैं, अगर आप उस प्रश्न को एक बार देखे हैं और वही प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में आ जाता है तो वो प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि आप जो है उसे कैच कर लेते हो, आपका माइंड उसे कैच कर लेता है और आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। तो देखिए प्रयास हमारा यही होना चाहिए कि जो भी टॉपिक्स यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे पिछली बार हमने देखा कि पंचायती राज से अच्छे खासे क्वेश्चन आ गए, और यहाँ पे देखिए एक टॉपिक है सामुदायिक विकास। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आप सभी को पता है 1952 में शुरू किया गया था। तो पूछा जा सकता है कब शुरू किया गया, या इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, कौन कौन शामिल होता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पर्यावरण से रिलेटेड साथियों बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इकोसिस्टम किसने कहा है, इकोलॉजी किसने कहा, ऐसे क्वेश्चन जो है पहले भी पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये सिलेबस इसलिए देखिए मैंने अपने ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है क्योंकि यहाँ से आपको इसको सिलेबस का अवलोकन बहुत अच्छे से करना है। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस सिलेबस को आप बहुत ही अच्छे से अवलोकन करिए और जो भी चीजें हैं साथियों मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ये जो भी आपने प्रश्न देखे हैं ये यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं, चाहे ये आरओ में पूछा गया हो या फिर ये यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया हो, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको ये जो है ध्यान रखना है कि आपको वो जो मैंने आपको बताया यूट्यूब पे पूर्वावलोकन का जो सीरीज है वो जरूर आपको फॉलो करना है, वहां से आपको बहुत ही क्वेश्चंस मिलेंगे
और देखिए प्रयास हमारा यही होना चाहिए कि हम लगभग 15 प्लस क्वेश्चंस को सही कर सकें। 15 से 20 के अगर आसपास आप कर पा रहे हो, मतलब 15 के ऊपर आप जितना भी कर पा रहे हो वो आपके लिए बहुत ही जो है सहायक होगा आपको प्रीलिम्स को क्वालिफाई कराने में। बाकी मेंस के लिए साथियों तो मेंस में जीएस का रोल नहीं है और मेंस में आपको जो है अपना विषय ही पढ़ना है। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम जीएस के लिए कम समय निकालें, कम चीजों को फॉलो करें, लेकिन सटीक चीजें रहें और जहां से हम लगभग 15-20 क्वेश्चंस को सही कर सकें। तो उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप जो है ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।